इस वीडियो में आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी ही बात कर ली जाए। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे, जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपके 10th क्लास के विज्ञान, आपके 10th क्लास के विज्ञान के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम की बात करेंगे और जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि जैव प्रक्रम क्या है, फिर पढ़ेंगे पोषण क्या है, फिर पढ़ेंगे कि पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ये सारे के सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारा का सारा आपके 10th क्लास के कोर्स का होगा, आपके ही सिलेबस का होगा और हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो सब कुछ आपके लिए ही होगा, सिर्फ आपके लिए ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तो जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि जैव प्रक्रम क्या है। आप देखते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं, जैसे ही खाना खाते हैं फिर वो हमारे पेट में जाता है, फिर हमारे शरीर से बाहर आता है। ये सारी प्रक्रियाएं अगर ना हो तो जीव कैसे जीवित रहेगा। तो वे सारी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रहने में सहायता करती हैं उन्हें कहते हैं हम जीवन की प्रक्रियाएं। और इन जीवन की प्रक्रियाओं को ही एक दूसरा नाम दे दिया गया, जो नाम है जैव प्रक्रम। कितना कठिन नाम था जैव प्रक्रम, लेकिन जैव का अर्थ होता है कि हमारा जीव और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रियाएं। तो वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सहायता करती हैं वो कहलाती हैं जीवन की प्रक्रियाएं, अर्थात जैव प्रक्रम कहलाती हैं। समझ गए बात को, क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सारी प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे। वो सारी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले पोषण क्या है। अब पोषण क्या है? पोषण का अर्थ है कि हमारा, देखिए ध्यान से, जब एक जीव, कितने आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, जब एक जीव ग्रहण किए भोजन से क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और अपने जीवन को चलाता है, अर्थात शरीर की वृद्धि करता है, अपना विकास करता है, वही तो कहलाता है पोषण। तो पहले समझिए पोषण क्या हो गया, बाद में बात करेंगे। श्वसन क्या है? श्वसन मतलब कि सांस का लेना। आप लोग जीवित हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो फिर क्या होगा, हम लोग नहीं होंगे। यही कहलाता है श्वसन। अब ये सब डिटेल में पढ़ेंगे सारा आगे वीडियोस में, है ना। फिर बात करेंगे परिवहन की, इंग्लिश में इसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब ये परिवहन क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। परिवहन का मतलब वही, आप जो देखते हैं ना कि गाड़ी रोड पे चल रही है तो अब देखो बस पे लिखा होता है परिवहन, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है, बस वही। मतलब जैसे कि रोड पे जो है गाड़ी चलती है, वैसे ही हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड दौड़ता है। अगर ये ब्लड नहीं दौड़ेगा तो फिर कैसे एक जगह से शुद्ध खून, हमारे शुद्ध खून मतलब शुद्ध ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे कैसा जाएगा, वो कहलाता है परिवहन। अब ये ब्लड कैसे जाएगा, हम लोग कितना खाना खाते हैं, वो खाना हमारे शरीर से नीचे के भाग में पहुंचता है, मतलब मुंह से लेकर नीचे के भाग में पहुंचता है, वो सब कहां पढ़ेंगे, परिवहन में। अगर ये रक्त शुद्ध होता है, फिर शुद्ध होने के बाद वो फिर हमारे शरीर में जाता है, फिर अशुद्ध होता है, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, वो सब आएगा परिवहन के अंतर्गत, ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत। वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जरा ध्यान से सुनिए, उत्सर्जन। अब इतना खा पी तो लिया, अब उसको बाहर कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस होगी, कौन कौन से शरीर के अंग इस अपचे हुए भोजन को या जो हमारे वेस्ट मटेरियल बॉडी में है उसको बाहर निकालेंगे, वो सब पढ़ेंगे उत्सर्जन के अंतर्गत। इसका मतलब ये जैव प्रक्रम चैप्टर 4 हिस्सों में बांटा गया है। वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा क्या है, उत्सर्जन। मैं बात सिर्फ आपके 10th क्लास की ही कर रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि बेस यहीं से तैयार होता है। बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए ध्यान से, अब जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है हमारा उपचयी क्रियाएं और दूसरा भाग है हमारा अपचयी क्रियाएं।
उपचयी क्रियाओं को इंग्लिश में कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन और अपचयी क्रियाओं को कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। बहुत आराम से समझते हैं। देखिए, जब सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाए तो उसे कहेंगे हम लोग उपचयी अभिक्रियाएं। अब वो कैसे होंगे, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। एक फंस गए ना आप कार्बनिक पदार्थ में, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये हो गया CO2। अब ये CO2 अगर मेरा ग्लूकोज में बदल जाए, जैसे कि C12 C6H12 O6, अगर इस ग्लूकोज में बदल जाए तो ये अगर देखिए तो ये बहुत सरल है, ये बहुत छोटा सा है, और ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। ये सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल गया तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और बनाते क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं, जो हम लोग कहां पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे। तो इसका एक उदाहरण हो गया कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हमें देते क्या है, हमें देते हैं वो ग्लूकोज, और साथ ही साथ क्या देते हैं, और वो देते हैं हमें ऑक्सीजन गैस। बात समझ में आई ना। ग्लूकोज क्या करते हैं, वो अपना भोजन बना लेते हैं और ऑक्सीजन गैस हम लोगों को दे देते हैं ताकि हम लोग ऑक्सीजन ले लें, और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड दे, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ले और फिर हमें दे क्या, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। अब देखो जरा आगे समझते हैं। अब ये हो गया हमारा, ये पूछा जाता है 1-2 नंबर में, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अब अपचयी क्रियाएं क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं, जैसे कि श्वसन। अब श्वसन में क्या होता है, श्वसन में हम लोग जैसे कि मान लो खाना खाते हैं, खाने में क्या होता है, ग्लूकोज होता है कि नहीं होता है। अब अगर खाने में ग्लूकोज है और हम लोगों ने ऑक्सीजन ली है, खाने में ग्लूकोज है, हम लोगों ने ऑक्सीजन ली है, अब जैसे ही हम ऑक्सीजन लेंगे और लेने के बाद फिर से उसे छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। इसका मतलब जो ग्लूकोज हम लोगों ने लिया था वो ऑक्सीजन गैस लेने के बाद फिर से जब वो बाहर गैस निकली तो कौन सी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जस्ट अपोजिट रिएक्शन कि क्या होगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज वो टूटेगा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंपल सी बात। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं अपचयी क्रियाएं। श्वसन में भी यही होता है और पाचन में भी यही होता है, सब में यही होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको अपचयी और उपचयी समझ में आ गया होगा। उपचयी मतलब सरल से जटिल, और उसके बाद अपचयी, जटिल से क्या होता है, हमारा सरल बनता है कार्बनिक पदार्थ। सिंपल सी बात। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग पोषण को। अब पोषण क्या होता है, जब एक जीव ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो आपके शरीर को ऊर्जा कहां से मिलेगी, एनर्जी कहां से मिलेगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि खाना खा रहे हैं। अगर खाना खा रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा डीप पे भी नहीं जाना है और बहुत ज्यादा हम लोगों को ऊपर ऊपर का भी नहीं पढ़ना है, समझना भी तो है ना। और ये वीडियो जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं उनको भी फायदा करेगा, और जो आगे एग्जाम देने वाले हैं इस ईयर के बाद उनके लिए भी ये क्या वीडियो फायदेमंद हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जब एक जीव ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा का अवशोषण करता है, अब भोजन ले लिया और जब उसको खाएंगे तो उससे ऊर्जा हम लोगों को मिलेगी। अब वो ऊर्जा का अवशोषण, अवशोषण वर्ड थोड़ा सा यहां पर आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अवशोषण का मतलब होता है चूस लेना, किसी से कुछ निकाल लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, भोजन खाएंगे और भोजन खाने के बाद उससे ऊर्जा हम लोगों को मिल जाएगी, तो उसका अवशोषण हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक, अवशोषण हो गया। क्या करता है, जैसे ही वो ऊर्जा ले लेगा तो शरीर की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अब शरीर की वृद्धि करेगा और बहुत सारी अभिक्रियाएं करेगा, जैसे कि वो चलना शुरू करेगा, गतिज ऊर्जा में बदलेगा, वो सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, फिर देखिए क्या कहलाते हैं। तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। कितना सिंपल मैंने बताया कि जब एक जीव ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा का अवशोषण करके शरीर की वृद्धि करता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब बात ये उठती है कि इस पोषण की हमें जरूरत क्यों है, ये पोषण क्यों जरूरी है। अगर आपका पोषण नहीं हुआ होता तो आप जो इस समय बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, क्या ये देख पाते, नहीं, क्योंकि आप उस लायक होते ही नहीं, आपका न्यूट्रिशन मतलब पोषण हुआ ही नहीं। अब पोषण क्यों जरूरी है शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, ये न्यूट्रिशन, ये पोषण क्यों जरूरी है, उसे समझेंगे। सबसे पहली बात कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए
ये क्या है, पोषण आवश्यक है। अब अगर पोषण ही नहीं होगा तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? पोषण समझ गए ना, मतलब कि भोजन, बस इतना समझिए कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये जरूरी है। अगर पोषण नहीं होगा तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, वसा मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। प्रोटीन क्या करते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि मान लीजिए कहीं से टूट फूट हो गई, चोट लग गई, कुछ भी हो गई, या फिर वो हमारे शरीर को की वृद्धि में सहायक होते हैं। लेकिन वसा जो होती है वो कभी भी हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होती। याद रखिएगा इस बात को। तो मैंने क्या बताया, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या है, आवश्यक है। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आगे हम बताते हैं। ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, मतलब शरीर को बढ़ाएगा। फिर क्या है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, मरम्मत का मतलब होता है रिपेयर, रिपेयर करना। अब ये क्या करेगा, शरीर में टूट फूट की क्या करेगा, मरम्मत करेगा। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए जरा ध्यान से, प्रतिरोधक क्षमता। अब इस समय देख रहे हैं कि कोरोना जैसी एक महामारी फैल चुकी है। अगर आपका शरीर अच्छा है, आपने अच्छा न्यूट्रिशन ले रखा है, पोषण आपका अच्छा है, आपने विटामिन बहुत अच्छी ले रखी है, जैसे कि मल्टी विटामिन बहुत सारी हो सकती है, जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये क्या हो, ये सारी विटामिन आपकी बॉडी में हैं, तो आपकी एक पावर बहुत ज्यादा होगी जिसे हम कहेंगे इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता। अब ये देखिए, प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा कौन, ये पोषण। और बढ़ाने के बाद रोगों से क्या करेगा, हमारे शरीर की रक्षा करेगा। तो मैंने क्या पढ़ा, पोषण क्या है, पोषण है जब कोई एक जीव क्या करता है, ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा का अवशोषण करके शरीर की वृद्धि करता है, तब यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। और पोषण, ये भोजन क्यों जरूरी है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा मिलेगी उससे और शरीर की वृद्धि होगी। ऊर्जा कहां से मिलेगी, अगर ग्लूकोज होगा तो ऊर्जा मिलेगी, आई बात समझ में। उसके बाद शरीर की वृद्धि होगा, प्रोटीन्स होंगे, विटामिन होंगे, जो शरीर की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। फिर देखिए ध्यान से, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, जैसे चोट लग गई या कुछ भी हो गया, तो अगर अच्छा भोजन है आपका, अब मान लीजिए कि क्या है, आप शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, खाना पीना सही से नहीं खा रहे हैं, टूट फूट कहीं से हो गई बॉडी में, अब आप क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं ना, तो शरीर के अंदर अंदर क्या होता है, क्या कि कहीं से वो, अब मान लीजिए आपने खाना अच्छे से नहीं खाया या कुछ भी, आपका शरीर उस लायक नहीं है और आपको अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, तो आप लगातार दिन भर जब काम करेंगे तो शरीर के अंदर टूट फूट हो जाएगी। वो टूट फूट अगर हो गई शरीर के अंदर तो अच्छा पोषण नहीं होने पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दर्द कैसे होने लगता है बॉडी में, इसी वजह से तो होता है, क्योंकि अच्छा पोषण अगर नहीं मिलेगा तो आपको बॉडी में क्या होता रहेगा, पेन होता रहेगा, दर्द होता रहेगा, और फिर आप बिल्कुल लूज पड़े रहेंगे, जैसा कि अभी लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, है ना। फिर देखिए ध्यान से, प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर रोगों से रक्षा करने के लिए क्या है, आवश्यक है। आप जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पोषण की आवश्यकता के बाद अब हम लोग बात करेंगे पोषण के प्रकार के बारे में। जी हाँ, पोषण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। पोषण के कितने प्रकार के होते हैं, पोषण के दो प्रकार होते हैं। जीवों में पोषण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषण का ही अर्थ है स्वयं को पोषित करना। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, मेरे पापा तो खाते कमाते हैं तो वो स्वपोषण के अंतर्गत आएंगे। जी नहीं, आगे देखिए क्या क्या होता है। लिखा है स्वपोषण का अर्थ है स्वयं को पोषित करना, जैसे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब सनलाइट चाहिए होती है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, वो सब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्वपोषी पोषण पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से, स्वपोषण का अर्थ है स्वयं को पोषित करना, जैसे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, पानी लेते हैं, और साथ ही साथ वो हमें ग्लूकोज देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य का अगर प्रकाश ना हो तो फिर क्या वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आएगा? जी हाँ, तब भी वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि भोजन तो तब भी वो बना ही सकते हैं। देखिए ध्यान से, स्वपोषण का अर्थ है स्वयं को पोषित करना। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी, जबकि इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं स्वपोषण। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए, हरे पेड़ पौधे,
और साथ ही साथ कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है, लेकिन उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। आप लोग सिर्फ हरे पेड़ पौधे को ही जाने। हरे पेड़ पौधे ही क्या होंगे, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो सब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। अब देखिए, विषम पोषी पोषण, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वे विषम पोषी कहलाते हैं, जबकि जो जीव अपना भोजन नहीं बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग विषम पोषी, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं विषम पोषी पोषण। अब कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते? सबसे पहले तो आप, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, क्योंकि दाल आपने नहीं बनाई है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चावल आपने नहीं बनाया है, ये पेड़ पौधे ने ही बनाया है। इसका मतलब विषम पोषी पूरी तरीके से निर्भर है किस पर, स्वपोषी पर। अगर पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो फिर हमें भोजन नहीं मिल पाएगा, हम लोग क्या खाएंगे? समझ में आ रही इतनी बात? फिर क्या चीज, आप कुछ रसायन वाले पदार्थ खाएंगे, पर वो रासायनिक पदार्थ भी तो किससे बने हैं? पेड़ पौधों से जो भोजन मिला है उसी से तो बने हैं। इसका मतलब स्वपोषी पोषण होना जरूरी है, तभी विषम पोषी पोषण हो पाएगा। आई बात समझ में? देखिए, सबसे पहले मानव और उसके बाद अमरबेल। आप सोच रहे होंगे तो पेड़ पौधे, लेकिन अमरबेल क्या होता है? ये पेड़ के ऊपर आपने देखी होगी बेल एक लपेटी होती है, वो बेल क्या होती है? वो अमर बेल कहलाती है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, परजीवी के बारे में पढ़ेंगे, तब अमर बेल के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो अमर बेल हो गया। और ये हमारा डॉग मतलब कि कुत्ता, ये भी क्या होता है? ये भी निर्भर है किस पर? जैसे हम लोग निर्भर हैं किस पर, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी जो भी पेड़ पौधे हैं उन पर निर्भर है हम लोग, वैसे ही ये निर्भर है क्या, हम लोगों पर। जब ये हम लोग खाना देंगे तभी खाएगा, या मांस मछली खाएगा। इसका मतलब ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाएगा, ये कहीं से लेकर आएगा और तब खाएगा। फिर देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं सभी शाकाहारी, जितने भी शाकाहारी हैं, और मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी आपको पता है जो मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं, मांसाहारी जो केवल मांसाहारी का जो है सेवन करते हैं, जबकि सर्वाहारी इसका मतलब जो मांस मछली और साथ ही साथ जो भोजन करते हैं, या कह सकते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी जो दोनों हैं वो कहलाएंगे हमारे सर्वाहारी। इतनी बात सिंपल सी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से, विषम पोषी पोषण भी 3 प्रकार का होता है, जैसे कि प्राणी संभोजी पोषण, परजीवी और मृतोपरजीवी। इसे पहले समझेंगे। देखिए, सबसे पहले प्राणी समभोजी पोषण, वे वह पोषण जो मानव करता है। जैसे कि मानव करता क्या है, हम लोग लेते हैं सरल पदार्थ, जैसे कि सरल तरल पदार्थ, जैसे कि हम लोग दाल लेते हैं या कुछ भी लेते हैं और उसको हम लोग खा लेते हैं। तो हम लोग अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? हम डिफिनेशन बोल देते हैं, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, हम आपको बिल्कुल बोलकर जो है बता देते हैं। वे जीव, इसमें लिखिएगा, वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में लेते हैं। वे जीव जो विभिन्न जटिल पदार्थों को ठोस या तरल के रूप में लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग प्राणी समभोजी पोषण, अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे कि मानव क्या करता है, जो जटिल पदार्थ है उनको या तो ठोस के रूप में लेगा या तो वो तरल के रूप में लेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ ठोस खाया या फिर आपने कुछ तरल खाया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? प्राणी संभोजी पोषण के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि मानव, कुत्ता, ये 2 चीजें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद परजीवी क्या होता है? ये परजीवी वे होते हैं जो, डिफिनेशन लिखना चाहेंगे, पहले डिफिनेशन लिखिए कि परजीवी अर्थात वे जीव जो किसी दूसरे जीव को मारे बिना उससे अपना पोषण करते रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ये परजीवी पोषण कहलाती है, जो कि विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आती है। जैसे कि खटमल क्या होता है? चिपक जाएगा और उसके बाद उससे अपना क्या करेगा? ब्लड वगैरह लेता रहेगा। या जोंक कह सकते हैं आप, जोंक जानते हैं ना? जोंक, देखिए इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, जोंक।
जो क्या होता है जीव के, जैसे कि भैंस हो गई उसके ऊपर चिपकी होती है और बाद में उससे ब्लड को चूसती रहती है, जोंक हो गई, ठीक है। खटमल इसी के अंतर्गत आ गया। अमर बेल आ गया, क्या करते हैं पेड़ के ऊपर चढ़ी रहेगी और उससे न्यूट्रिशन लेती रहेगी। फिर उसके बाद मृतोपरजीवी। अब देखिए इसमें था कि मारे बिना, ऐसा तो नहीं था कि जोंक जो है भैंस को खत्म कर देगी। मृतोपरजीवी क्या होगा, इसकी डिफिनेशन लिख दीजिए, ले आप लोग लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। देखिए वे जीव जो मृत जीवों से अपना पोषण करते हैं, वे जीव जो मृत जीवों से अपना पोषण करते हैं उन्हें कहते हैं मृतोपरजीवी। सिंपल सी बात थी, समझ में आपको सब आ गया होगा कि पोषण में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वपोषी पोषण। इसका मतलब जो पोषण स्वयं करते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। विषम पोषी पोषण में आए हम लोग तो क्या पढ़ा हमने कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे वो आएंगे हमारे विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मानव हो गया, अमरबेल हो गया, कुत्ता हो गया, सभी शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। सिंपल सी बात थी। अब ये फिर 3 प्रकार का हो गया था। पहला था प्राणी संभोजी, दूसरा था परजीवी और तीसरा था मृतोपरजीवी। प्राणी संभोजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वे जीव जो क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को ठोस या तरल के रूप में लेते हैं, वे कहलाते हैं प्राणी संभोजी। परजीवी में वे जीव जो किसी दूसरे जीव को मारे बिना अपना भोजन क्या करते हैं, लेते रहते हैं, वो आते हैं परजीवी कहलाते हैं, वो परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। मृतोपरजीवी में क्या पढ़ा मैंने, मृतोपरजीवी में पढ़ा जब एक जीव दूसरे मरे हुए जीव से अपना पोषण करता है तो उसे कहते हैं हम लोग मृतोपरजीवी। जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अंतर्गत हमारे जो आ जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमारा कवक, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, इसे इंग्लिश में फंगस कहते हैं। कवक हो गया और जीवाणु हो गए, कवक हो गया और क्या हो गया, जीवाणु हो गए, मतलब कि हमारी बैक्टीरिया हो गई। बैक्टीरिया आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो चलिए एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग समझते हैं पोषण के बाद प्रकाश संश्लेषण को। पेपर में अक्सर आ जाता है कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो अगर पेपर में आता है क्वेश्चन कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है तो आपको लिखना होगा पूरा प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकाश संश्लेषण को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पादपों में पोषण। पादपों मतलब पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, पेड़ पौधे अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश संश्लेषण को। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन है। इस रासायनिक अभिक्रिया है एक जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे, देखिए प्रकाश संश्लेषण नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश की जरूरत जरूर होगी। तो देखिए हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, साथ ही साथ उन्हें क्लोरोफिल चाहिए होते हैं, है ना। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, पत्ती की जब संरचना हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, रंध्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, जब वो सब पढ़ेंगे तो क्लोरोफिल आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि पत्ती का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऐसा भी क्वेश्चन बहुविकल्पी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप बचपन से पढ़ते हुए आ भी रहे हैं। फिर देखिए सूर्य क्या प्रकाश, क्लोरोफिल, साथ ही साथ जल, जल तो आप समझते हैं कि H2O फार्मूला होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम सांस लेने के बाद जब सांस को छोड़ते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वही वाली, जी हाँ वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इनकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, कौन, हरे पेड़ पौधे। और यह प्रक्रिया जो है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं तो वो कच्चा सामान कहां से लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मम्मी आपकी खाना बनाती हैं तो क्या करती हैं, हल्दी चाहिए और न जाने क्या क्या चाहिए, हल्दी चाहिए, सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए, तो वो सब क्या है, कच्चा सामान है। और भोजन जो बनाएंगे मम्मी वो पका हुआ भोजन होगा। तो कच्चा सामान क्या होगा, पेड़ पौधों के लिए कच्चा सामान होता है उनका सूर्य का प्रकाश, और साथ ही साथ क्लोरोफिल और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि आपको भी तो एक ना
कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए ना, जिसकी वजह से आप खाना बनाओगे। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी एक ऊर्जा चाहिए, उसे कहते हैं सूर्य की ऊर्जा, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से बनाएंगे। फिर देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप खाने में पानी डालते हैं तो ये भी तो पानी डालते हैं, इन्हें भी पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खाने में हल्दी डालते हैं ना, तो ये खाने में क्लोरोफिल डाल लेते हैं, मतलब कि इन्हें क्लोरोफिल चाहिए होता है, और साथ ही साथ इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी चाहिए होती है। ये 4 आप नाम याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे की कच्ची सामग्री क्या होती है। समझ गए बात को। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, जो कि ना जाने कितनी बार पूछा गया है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जानबूझकर मैंने नाम नहीं लिखा था ताकि आपके सामने लिखा जाए। ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आप जानते ही हैं कि H2O है। ये सूर्य का प्रकाश है, और इस सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उन्हें क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, तो आप इसमें नीचे क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, ये है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज का एक फॉर्मूला यहां पर लिख दिया गया है, ये है ग्लूकोज हमारा। आप ध्यान से सुनिए, जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो ग्लूकोज को डीप में पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इन कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है ग्लूकोज। तो जब पेपर में आपके लिख कर आता है कार्बोहाइड्रेट, तो समझ जाइएगा ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। समझ गए ना आपको बात ध्यान से। देखिए, यहां पर लिखा भी है कार्बोहाइड्रेट, आपकी बुक में लिखा था कार्बोहाइड्रेट, जानबूझकर मैंने ब्रैकेट में ग्लूकोज लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। फिर देखिए ध्यान से, ग्लूकोज हो गया, ये हो गई ऑक्सीजन गैस, तो इसे हम ऑक्सीजन लिख देंगे यहां पर। अभी हम पूरी रिएक्शन बैलेंस करके दिखाएंगे। और ये हो गई हमारी जल, है ना। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल लिया, CO2 लिया, और साथ ही साथ जल लिया। इतना करने के बाद ग्लूकोज हमें मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है। मेन उत्पाद हमारा कौन है, ग्लूकोज, क्योंकि यही जो ग्लूकोज है, यही पेड़ पौधों का क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। समझ में आई बात। और ऑक्सीजन जो है, ये उप उत्पाद होता है। ये सारे उत्पाद हैं, ये उप उत्पाद है, ये बन जाता है, समझ रहे ना। और वो बन जाता है तो हमारे लिए फायदा ही होता है। सिंपल सी बात, समझ गए बात को, है ना। देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन 4 स्टेप के थ्रू हम इस पूरी रिएक्शन को समझेंगे, और ये भी पूछा जाता है आपसे, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की लाइन है, इन्हें हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण बुक के दौरान होने वाली कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या होता है, हम उधर खड़े होकर आपको बताते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश जो ऊर्जा होती है वो अवशोषित की जाती है। क्लोरोफिल नहीं होगा, प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित नहीं होगी। क्योंकि आप समझते हैं कि अगर आप समझें कि अगर किसी भी चीज को अवशोषित करना है, उसे निकालना है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमारी कौन है, मतलब कि क्लोरोफिल द्वारा इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है, खींचा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। समझ गए बात को। फिर देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब सूर्य के प्रकाश, तो उसको कहेंगे प्रकाश ऊर्जा। वो हमारी जो लाइट एनर्जी होती है, जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, वो बदली जाती है केमिकल एनर्जी में। इसीलिए ऊपर लिखा गया था कि रासायनिक अभिक्रिया है। समझ गए बात को। फिर उसके बाद देखिए, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना। बुक में अपघटन लिखा हुआ है, एक ही बात है, जल के अणु। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो ऑक्सीजन गैस ये आया है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन गैस जो हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, वो जल से मिलती है। यहां से जो ये 12 O आप देख रहे हैं ना, इन 12 O की वजह से ही हमें यहां पर देखिए 12 और ये O, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है कितने हैं, यहां पर 12 हैं। यही यहां से हमें क्या दे देते हैं, ये 12 ऑक्सीजन, यहां से देखिए 6 दूनी 12, तो 6 ऑक्सीजन के क्या, 6 ऑक्सीजन हो गया, और उसके अणु कितने हैं, वो हमारे कितने हैं, पर हमारे 12। समझ गया ना, परमाणु जो होते हैं हमारे, समझ गए हो गया। ठीक, उसके बाद देखो, CO2 का कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज में अपचयन। अब अपचयन क्या होता है,
ऑक्सीजन का योग कहलाता है हमारा ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का वियोग भी उसी में होता है। लेकिन अगर किसी में, ध्यान देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अपचयन और उपचयन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक। अब समझिए जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। अपचयन का मतलब H का जुड़ना, बस इतना आप समझ लीजिए। तो देखिए CO2, अब ये CO2 में अगर ध्यान से आप देखो तो 6 कार्बन थे, यहां भी 6 कार्बन है। उसके बाद O कितने हैं 12, और यहां पर देखिए ऑक्सीजन कितने 6। इसका मतलब CO2 से ये हमारे जो CO2 में ऑक्सीजन जो 12 हैं उनसे 6 ऑक्सीजन निकल गए। इसका मतलब H का जुड़ना तथा O का निकलना, यही तो था हमारा क्या अपचयन। O का निकलना यही तो था, क्या था हमारा, और जो है अपचयन था। तो आगे इतनी बात आपको समझ में कि ऑक्सीजन का यहां देखें तो वियोग हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ 12 है, लास्ट में कितने बच गए, यहां पर देखिए 6 ही तो हैं, इसमें 6 ही तो हैं। तो इससे जब ये बन रहा है तो वियोग हो रहा है ऑक्सीजन का। कार्बन सेम है। अब देखिए इसी में हाइड्रोजन जुड़ गए आके, ये हाइड्रोजन जो यहां से निकले थे वो आके जुड़ गए। तो हम कह सकते हैं CO2 का कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में अपचयन, इसे ही कहेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये चारों स्टेप कंटिन्यू एक तरह से होने जरूरी है क्या? जी नहीं। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं क्या क्रम से होने चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे जो मरुस्थल वाले एरिया हैं, जैसे कि रेगिस्तान, जहां भी आप मरुस्थल जब समझते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा SST में, मरुस्थल वाले हैं, उनमें कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दिन के समय नहीं वो रात के समय बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कि उन्हें सूर्य का प्रकाश दिन में मिलता है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश में फिर वो जल नहीं ले पाते हैं, तो आधा भोजन रात में, आधा भोजन वो दिन में बनाते हैं। ऐसा ही आपकी बुक में लिखा गया है। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से सुनिए, मरुस्थल में जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं और फिर एक कोई उत्पाद बना देते हैं। उस उत्पाद को कहते हैं मध्यस्थ उत्पाद, मतलब बीच वाला। बस इसे समझ लीजिए ताकि ध्यान में रहे। वो मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं। जब दिन का समय होता है तो उन्हें सूर्य का प्रकाश मिलता है, तब वो अपना पूरा उत्पाद बना लेते हैं और भोजन वो उनको मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये ग्लूकोज मिलता है ये क्या पेड़ पौधे डायरेक्ट उपयोग में लेते हैं? नहीं, ये डायरेक्ट उपयोग में नहीं लेते हैं। ये अपने इस ग्लूकोज को क्या करते हैं, संचित रखते हैं। संचित का मतलब स्टोर रखते हैं। और किसके रूप में? मंड के रूप में। तो आप यहां नीचे लिख सकते हैं कि ये सारे चरण एक साथ हों, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन के समय वो जो है क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, उसके बाद अपना पूरा उत्पाद बना देते हैं। ऐसा आप इसके नीचे लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो ग्लूकोज बनता है ये कार्बोहाइड्रेट कहलाता है और ये डायरेक्ट उपयोग में नहीं लिया जाता है, ये मंड के रूप में संचित होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण को हमने समझ लिया। अब से बात यह है कि नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके होंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रंध्र क्या है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रंध्र क्या है। और उसके बाद फिर हम लोग अमीबा पढ़ेंगे और मानव में पोषण किस प्रकार से होता है। ये सारी चीजें हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप नोट्स के लिए हैं परेशान तो आपको करना होगा टेलीग्राम डाउनलोड, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे ही आप ज्ञानोदय के गुरुजी वहां सर्च करेंगे आपको मिलेगा एक चैनल जो होगा एकदम फ्री, और वहां से आपको मिलेगा डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल।